नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, चैप्टर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब डिस्कस हो रही है, अवर पास्ट। दो चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर है। वैसे तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की। सारे के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी पे अवेलेबल है। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो देखिए, शुरू करते हैं। सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग। दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत। वो अपनी लेन में क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर। वहां पे उन्होंने देखा कि उनके घर के पास एक डाइलिपिटेटेड मतलब ऑलमोस्ट डैमेज्ड बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। और बच्चे जब भी इनके खेलते थे, जसपाल और हरप्रीत के दोस्त, वो कहते थे कि भाई ये भूतिया घर है। तो कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि वो इस घर की तारीफ कर रहे हैं। उनमें से उन्होंने सुना जब उस घर के बारे में उन लोगों को बात करते हो, तो एक ने बोला क्या आर्किटेक्चर है, एक ने बोला क्या फाइन वुड कार्विंग है, एक ने बोला कि हमको मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए ताकि मिनिस्टर इस हाउस को रिपेयर और प्रिजर्व करे, इस ब्यूटीफुल हाउस को। तो ये जसपाल अर्पित सोचने लगे कि भाई इतना पुराना भूतिया घर को ये लोग बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो यहां से हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि भाई ये पुरानी चीजों की हमारे लिए क्या वैल्यू है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा की। देखिए, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो पुरानी होती हैं, पुराने समय की होती हैं। और पुराना समय बहुत कुछ बताता है, इसलिए वो बिल्डिंग्स भी बहुत कुछ बताती हैं। पहली बार लगभग 150 साल पहले, और यहाँ पे जब भी मैं 150 साल पहले टाइम में बैक जाता हूं तो मैं 2000 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, 2020 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। 2020 चल रहा है, मैं 2080 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो लगभग 150 साल पहले, यानी लगभग 1850 में जब रेलवे लाइंस बिछ रही थी। और मैंने आपको बताया था कि 1848 से लेकर 56 तक लॉर्ड डलहौजी थे, भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में। और उनके राज के दौरान रेलवे चालू हुई थी। लमसम जब 150 साल पहले रेलवे लाइंस पहली बार पंजाब में लगाई जा रही थी, तो इंजीनियर्स गलती से हड़प्पा नाम की जगह पे पहुंच गए, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। और जब उन्होंने हड़प्पा की साइट को देखा तो उनको लगा कि भैया ये एक ऐसी जगह है जहां से हमको हाई क्वालिटी ब्रिक्स बन सकते हैं। तो उन्होंने किया क्या कि रेलवेज को बनाने के लिए बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स वो वॉल से उखाड़ के ले गए रेलवे लाइंस को बनाने के लिए। आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, कि उन इंजीनियर्स को, वो जो लोग जो रेलवे का काम कर रहे थे, उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि ये जगह क्या है, कितनी पुरानी है, कुछ नहीं पता था उनको। उस जगह पे जो भी काम की चीजें लगी उन्होंने उखाड़ा, उसके तोड़ ताड़ के ले गए रेलवे लाइंस बनाने में, जो जो चीजें भी उनकी मदद करेंगी। और काफी सारी बिल्डिंगें, काफी सारी जगहें उस साइट की उन्होंने बर्बाद कर दी। ये 150 साल पहले की बात हो रही है, लगभग 1850 की। फिर अभी से 80 साल पहले, यानी लगभग 1920 की बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट पे पहुंचे। और जब आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट पे पहुंचे, तो आर्कियोलॉजिस्ट का तो काम ही है कि साइंटिफिकली पता करना कि हिस्ट्री में हुआ क्या। तब उनको रियलाइज हुआ कि भैया ये तो इस सब कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट्स है। ये तो हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री का आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सोर्स है यहाँ पे। तो ये हड़प्पा की साइट पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी। और ऐसी बहुत सी साइट्स डिस्कवर होने लगी, सिमिलर बिल्डिंग्स के साथ, सिमिलर जगहों के साथ, सिमिलर लेआउट के साथ। इसलिए पूरी सिविलाइजेशन को बोला गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो सिटीज थी फ्लोरिश कर रही थी 4700 साल पहले। और 2000 से 4700 साल पहले मतलब हो गया लमसम 2720। अब एग्जैक्ट इसको मत मानिएगा फ्रेंड्स, 50-100 साल आगे पीछे चलेगा जब हिस्ट्री की बात करते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आया कि देखिए भैया, ओल्ड बिल्डिंग्स को नई बिल्डिंगों के लिए तोड़ दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको प्रिजर्व करना जरूरी। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आप मुंबई जैसे सिटीज में चले जाइए, मेरठ जैसे सिटीज में चले जाइए, जो एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहे हैं ब्रिटिश राज के लिए। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हेरिटेज बिल्डिंग्स बनाई गई थी उनको तक को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हेरिटेज है उसको काम के हिसाब से यूज करा जा सकता है, सस्टेनेबली प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब ये जो हड़प्पा में जो सिटीज मिली थी, इनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स देख लेते हैं। पहली बात तो देखते हैं कि जो सिटीज थी पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के इलाके में मिली थी, यानी पंजाब और सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहां मिली थी। इंडिया में मिली थी गुजरात स्टेट, हरियाणा स्टेट, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एक साइट रखी गई। वैसे बहुत सी साइट्स हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले, और कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो ज्यादातर सिटीज में पाए गए, जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक।
स्टोन वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, ये सब हर जगह पाए गए हैं। कुछ जगहों पे कुछ चीज पाई गई, कुछ जगहों पे कुछ चीज नहीं पाई गई, लेकिन ये जो चीजें हैं जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, स्टोन वेट मेजरमेंट करने के लिए, सील्स करेंसी की तरह इस्तेमाल हो रहा, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, ये ऑलमोस्ट हर हड़प्पन साइट पे पाए गए हैं। अब इस सिटी की खास बात क्या थी, ये जो सिटीज थी ना फ्रेंड्स, इनमें से काफी सारी सिटी दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। एक हिस्सा पश्चिम की तरफ होता था, एक पूरब की तरफ। जो हिस्सा पश्चिम की तरफ होता था वो थोड़ा छोटा होता था पर एक हाइयर एलिवेशन पे होता था, यानी कि ये वेस्ट की तरफ जो हिस्सा है वो हाइयर एलिवेशन पे होगा, जो ईस्ट की तरफ हिस्सा है वो थोड़ा नीचे होगा। तो जो ईस्ट की तरफ हिस्सा है उसको बोलते थे लोअर टाउन, उसको आप कह सकते हो अपर टाउन। दोनों हिस्सों में चारों तरफ बेक्ड ब्रिक या बर्न्ट ब्रिक से ढका जाता था दीवालों को, और ये ब्रिक इतनी अच्छी तरीके से बर्न की जाती थी या बेक की जाती थी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन ब्रिक्स को बर्न किया जाता है ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाए। और इतनी अच्छी तरीके से इनको बेक किया गया था कि भैया हजारों साल चली है। और ये जो ब्रिक्स थी ना एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी, और इस इंटरलॉकिंग पैटर्न में होने की वजह से जो दीवारें थी ये बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ये इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या है फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो देखिए यहां पे देखिए ये इंटरलॉकिंग पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा एरो, ये जो है ये ब्रिक्स लंबी लगी हुई है सीधी, और यहां ब्रिक्स इस तरीके से लगी हुई है टेढ़ी। तो एक बार लंबी लगी एक बार टेढ़ी लगी, समझ गया बात। तो यहां पे भी देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां पे कुछ इस डायरेक्शन में लगी हुई होंगी और इसके ऊपर देखिए लंबी लगी हुई है। तो इंटरलॉकिंग मतलब एक लंबी एक टेढ़ी, एक लंबी एक टेढ़ी, जगह के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाया जाता था। कोई फिक्स्ड इंटरलॉकिंग पैटर्न नहीं है, और वो इंटरलॉकिंग पैटर्न कुछ ऐसा था कि इन वॉल्स को कस के पकड़ के रखता था। कुछ सिटीज थी जहां पे स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी सिटाडेल पे। सिटाडेल अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो देखिए फ्रेंड्स, जो ऊपरी पोर्शन था जो छोटा था, पश्चिम में था और ऊंचाई पे था, उसको बोला जाता है सिटाडेल, ठीक है ना, और जो दूसरा था वो नीचे की तरफ था। तो सिटाडेल की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो की अगर आप बात करेंगे, मोहनजोदड़ो नाम की एक पिक्चर भी आई थी, ठीक है, कुछ लोगों को खराब नहीं लगी बट ठीक है, हिस्ट्री का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया गया है उस मूवी में, ठीक है, आप एक बार उस मूवी को जरूर देखिए। मूवी को एंटरटेनमेंट के पर्पस के नहीं, नॉलेज के पर्पस से देखिए तो कुछ अच्छा वहां पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो जो मोहनजोदड़ो है वहां पे बहुत स्पेशल बाथिंग टैंक मिलता है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा ग्रेट बाथ। इस ग्रेट बाथ के इनर साइड पे जो वॉल थी उसमें ब्रिक्स लगाए गए, उनको प्लास्टिक से कोटेड की गई और वाटर टाइट किया गया एक लेयर ऑफ नेचुरल टार से। वाटर टाइट मतलब वाटर सीप करके ग्राउंड के अंदर ना चला जाए, क्योंकि ग्राउंड के अंदर चला जाएगा तो पानी उसमें से निकल जाएगा। उस ग्रेट बाथ में दो तरफ से स्टेप्स दिए गए ताकि लोग उतर के उसके अंदर जा सकते हैं। उसके चारों तरफ रूम्स थे, पास के कुएं से उसमें पानी लाया जाता था और ड्रेनेज के भी प्रॉपर आउटलेट्स दिए गए थे उसमें। यानी कि ये कहा जाता है कि ये पूरे चांसेस है कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे, कुछ जरूरी ओकेजन्स पे कुछ हाई क्लास के लोग इसमें डिप करते होंगे। एक बार हम लोग इस ग्रेट बाथ को देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदड़ो में मिला। देखिए इस तरफ से भी स्टेप से नीचे जाने के लिए, इस तरफ से भी स्टेप से नीचे जाने के लिए, और चारों तरफ इसके घर बने हुए थे। अभी यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंगें टूट भी गई होंगी, सारे स्ट्रक्चर्स तो अब वैसे के वैसे होंगे नहीं। इस फिगर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स दिख रही है फ्रेंड्स। देखिए ये हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, गनवेरी वाला, मोहनजोदड़ो, सुक्ताकोट, चानूदारो, ढोलावीरा, सुरकोतड़ा, लोथल। लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड था, प्रेजेंट डे गुजरात में है। देखिए मैंने इंदस वैली की और हड़प्पन की साइट्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके या फिर आप मेरे नाम के साथ यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप चाहें अपनी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से तो देख सकते हैं। फिर जो बाकी सिटीज थी सिविलाइजेशन की, जैसे कालीबंगन हो गई, लोथल हो गई, जैसे लोथल यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। हड़प्पा की बात की हमने, हड़प्पा यहाँ दिख रहा है, कालीबंगन यहाँ दिख रहा है। तो कालीबंगन और लोथल जैसी सिटी में फायर अल्टार्स थे जहां पे आग जलाई जाती थी, और उस आग पे मोस्ट प्रोबेबली सेक्रीफाइसेस हुआ करते होंगे, मंत्र वंत्र पढ़ के या जो भी उनका तरीका होगा, वो एनिमल सेक्रीफाइस करते होंगे और तरीके से सेक्रीफाइस करते होंगे। तो फायर अल्टर्स थे वहां पे। फिर कुछ सिटीज थी जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे स्टोर हाउसेस थे। उन स्टोर हाउसेस में ग्रेन्स स्टोर किए जाते थे और बाकी काम की चीजें स्टोर की जाती थी। तो स्टोर हाउसेस भी पाए गए। तो आप समझ रहे हैं ना, मॉडर्न जो एक कंस्ट्रक्शन होता है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया था। ये मैं आपको दिखाई चुका हूं कि हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज, ये इंटरलॉकिंग पैटर्न।
फिर हम लोग हाउसेस देखते हैं, ड्रेन्स देखते हैं, स्ट्रीट्स के बारे में बात करते हैं। हाउसेस या तो एक मंजिल के थे या दो मंजिल के थे, और जो रूम्स थे वो कोर्ट यार्ड के अराउंड बिल्ड थे, यानी कि एक बड़ा सा हाउस होगा तो उसके बीच में बड़ा सा गैप होगा और चारों तरफ उसके कमरे बने होंगे। ज्यादातर हाउसेस में एक सेपरेट बेदिंग एरिया था जहां पे लोग जाके नहा सकते थे, और कुछ हाउसेस के अंदर गड्ढे खोदे हुए थे जिससे पानी आता था नेचुरली। ज्यादातर सिटीज में ड्रेन्स जो थी कवर्ड थी। यहाँ पे खास बात यह है फ्रेंड्स की जो ड्रेन्स थी वो बहुत केयरफुली स्ट्रेट लाइंस पर रखी गई थी स्ट्रीट की साइड से, और जो हर ड्रेन थी उसमें एक जेंटल स्ट्रोक था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रेन्स हाउसेस के बिल्कुल बगल में थी। दूसरा, इन ड्रेन्स में एक जेंटल स्ट्रोक था ताकि वाटर नेचुरली फ्लो करके बाहर निकल जाए, ड्रेन क्लॉग ना हो, जम ना जाए। ये जो ड्रेन्स थी in the houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into the bigger ones. As the drains were covered, inspection holes provided at intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. देखिए ड्रेन्स देखते हैं एक बार यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, ये बगल में घर बने हुए हैं, इस साइड पे घर से एक छोटी सी ड्रेन निकलेगी, मेन ड्रेन में जाएगी। ये मेन ड्रेन एक स्लोप पे होगा ताकि एक डायरेक्शन में पानी बह सके। इस ड्रेन को उस समय पे ईंटों से कवर किया जाता था ताकि फाउल स्मेल, गंदगी हवा में ना फैले। प्लस इन ड्रेन्स में थोड़ी थोड़ी जगहों पे एक आउटलेट दिया जाता था, ये चेक करने के लिए कि क्लॉग कहां पे है। अगर गलती से मान लीजिए किसी चीज की वजह से, सॉलिड पार्टिकल की वजह से ड्रेन जम गई और पानी ठीक से नहीं बह रहा, गंदगी ठीक से नहीं बह रही है, तो उसको निकालने के भी अरेंजमेंट है। तो आप समझ रहे हैं ना कि घरों से पानी निकलने के लिए छोटी ड्रेन बनाई गई। वो ड्रेन कुछ इस तरीके से बनाई गई कि जो स्ट्रीट पे घरों के साइड से ड्रेन निकली उसमें पानी चला जाए, और हर छोटी छोटी ड्रेन जो बहुत सारे घरों के साइड से होकर निकल रही है वो बाद में जाके एक बड़ी ड्रेन से निकलेगी जो पानी पूरा गंदा वहां से निकाल ले जाएगी। और ये जो ड्रेन थी कवर्ड होती थी ताकि जो फाउल स्मेल है, जो गंदगी है, वो एयर को एक्सपोज्ड ना हो, और कुछ कुछ जगहों पे ड्रेन में होल का इंतजाम होता था ताकि इन ड्रेन्स को साफ किया जा सके, ये क्लॉग ना हो जाए, इनमें गंदगी जम ना जाए। अब दो डिफरेंसेस पूछने को कहा गया है वो हाउसेस से जो कि आपने चैप्टर 2 में पढ़े थे और जो यहाँ पे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के हाउसेस को देख रहे हो, वहां पे आपने मेहरगढ़ कल्चर के हाउसेस को देखा था। तो मेहरगढ़ कल्चर के हाउसेस को आपने कंपार्टमेंट्स में देखा था, तो वहां पे कंपार्टमेंट में चीजें बनी हुई थी, ठीक है। उन कंपार्टमेंट में कुछ जगहों पे लोग रहते थे और कुछ जगहों पे ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते थे। यहाँ पे जो हाउसेस हैं उन हाउसेस के बीच में एक कोर्टयार्ड है और कोर्टयार्ड के चारों तरफ कमरे बने हैं। हड़प्पन कल्चर में जो हाउसेस थे उनके घर के अंदर ही कुआं मिलता था, जरूरी नहीं है कि मेहरगढ़ में वो कुआं मिले। तो आप समझ सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा मॉडर्न था। मॉडर्निटी वाला जो एलिमेंट था वो बहुत ज्यादा था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में। फिर लाइफ इन द सिटी की बात करें तो जो हड़प्पन सिटी थी वो बहुत बिजी प्लेस था। कुछ लोग थे जिन्होंने उस जगह पे जो बिल्डिंगें बनी हड़प्पन कल्चर की सिटीज में जो बिल्डिंग बनी उनको प्रॉपर तरीके से प्लान किया था। और ऑब्वियसली बात है प्लानिंग का काम जो उस जगह की सिटीज के हेड रहे होंगे उन्होंने किया होगा, तो उन हेड को अभी के लिए हम रूलर्स बोल देते हैं। पूरे चांसेस है कि जो रूलर्स थे उन्होंने लोगों को दूर दराज जगहों पे भेजा, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर मर्चेंट्स को, उनसे कहा कि वहां से आप मेटल लेके आइए, कुछ प्रीशियस स्टोन्स लेके आइए, कुछ और चीजें लेके आइए, ऐसी चीजें जो यहाँ पे नेटिव अवेलेबल नहीं थी पर दूर दराज के एरिया से लाई गई थी। तो इससे पता चलता है कि ट्रेड भी फ्लोरिश कर रहा था उस टाइम पे। जो रूलर्स थे उनको वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स का शौक था, उनके पास सोने के, चांदी के ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, ब्यूटीफुल बीड्स हुआ करते थे, इस तरीके की चीजें होती थी। स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स मतलब जो लिखते थे, पीपल को पता होता था, लोगों को पता था कि लिखना कैसे है, और वो लिख के सील्स को प्रिपेयर करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत पहले की बात है तो राइटिंग तो इनके यहाँ पे डेवलप्ड थी, बट वो जिस चीज पे लिखते थे बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जो आज सर्वाइव ही नहीं की होंगी। जैसे अगर उन्होंने किसी चीज को अगर लकड़ी पे लिखा होगा तो वो आज तक सर्वाइव ही नहीं करी होगी। बहुत सारी लीफलेट्स होंगी जो आज तक सर्वाइव ही नहीं करी होंगी। कुछ सर्वाइव कर गई जिससे हमने चीजों को समझने की कोशिश की है, लेकिन हम अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए हैं। यहाँ पे कुआं दिख रहा है जो आपको घरों के अंदर मिलता था उस समय पे, ठीक है। तो स्ट्रीट का भी एग्जाम्पल दे दिया है, हमने वेल का भी एग्जाम्पल लिया है। हर तरीके की लोग हुआ करते थे उस समय पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट पर्सन थे जो बहुत तरीके की चीजें बनाते थे अपने वर्कशॉप में, चाहे वो घड़े हों, चाहे वो और काम की चीज हो, चाहे वो क्ले पॉट्स हो, चाहे वो छोटे छोटे टॉयज हो। फिर जो लोग दूर दराज के इलाकों में जाते थे, खासकर मर्चेंट्स ही जाते होंगे, तो वो जब वापस आते थे तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लेके आते थे,
साथ साथ दूसरी जगहों की बहुत सारी स्टोरीज लेके आया करते थे। बहुत जगह पे टेराकोटा टॉयज मिले हैं जिससे बच्चे खेला करते थे। इन टॉयज को आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फार लेफ्ट पे एक हड़प्पन सील नजर आ रही है। उस सील के नीचे की तरफ एक जानवर दिख रहा है, ऊपर की तरफ एक स्क्रिप्ट दिख रही है। इस स्क्रिप्ट को आज तक आर्कियोलॉजिस्ट समझ नहीं पाए हैं। ये एक बहुत मेजर रीजन है कि हमें आज तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनकी सील्स पे जो लिखा है उस लिखाई को हम समझ नहीं पाए हैं, और उस वजह से आज तक हम जान नहीं पाए हैं कि पूरी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो सिविलाइजेशन था वो क्या था। ये टेराकोटा टॉयज है। आज भी इस तरीके के टॉयज लोग बनाते हैं अपने घरों में जिनको शौक होता है। तो फिर make a list of the people who lived in the city, right? Any of these people listed as living in the villages such as मेहरगढ़। ये एक एक्टिविटी है जो आपको अपनी क्लास में करना है। कहने का मतलब ये है कि मेहरगढ़ में जो लोग रह रहे थे और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे, वे ऑफ लिविंग में क्या डिफरेंसेस थे, क्या मेहरगढ़ की लिविंग और यहाँ की लिविंग एक जैसी ही थी। कुछ इस तरीके की चीजों को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, डिस्कस करके कोशिश कीजिए, और ये चीज आपको तब पता चलेगी जब आप टाइम पीरियड देखेंगे। देखिए मेहरगढ़ का जो कल्चर था वो कब शुरू हुआ, और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कल्चर था ये कब शुरू हुआ। हड़प्पन सिविलाइजेशन का कल्चर मेहरगढ़ के बाद 2-3 हजार साल बाद आया है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली थोड़ा डेवलप्ड होगा। बट मेहरगढ़ सिविलाइजेशन में हड़प्पन कल्चर के बहुत से साइंस मिलते हैं। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से एकदम प्रॉपर पॉलिश किए हुए स्टोन वेट्स दिख जाएंगे। ये स्टोन वेट्स के जो वेट्स थे वो बहुत प्रिसाइजली मेजर करके बहुत तरीके से इनको शेप में लाया गया था। चर्ट के बने हुए होते थे। ये चर्ट एक तरीके का स्टोन है और ये वेमेंट में काम होते होंगे, प्रीशियस स्टोन को वे करने के लिए, मेटल्स को वे करने के लिए। तो वेमेंट के भी मैकेनिज्म, पैमाने थे सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के पास। यहां पे आप दिख रहा है फ्रेंड्स आपको कि ये बीड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बीड्स हैं। ये बीड्स कार्नेलियन के बने हुए हैं जो कि एक रेड स्टोन होता है। स्टोन को काटा जाता था, पॉलिश किया जाता था, शेप किया जाता था, स्टोन के अंदर से एक होल बोर किया जाता था ताकि उसके थ्रू स्ट्रिंग निकल सके। तो इन सब के अंदर से एक स्ट्रिंग निकलती थी जो इनको कनेक्ट करती थी। राइट साइड पे ये आपको स्टोन ब्लेड्स नजर आ रहे हैं। फिर नीचे की तरफ आपको एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ नजर आ रहा है जो कि इसने पहन रखा है। देखिए एक स्टोन स्टैचू है, ये मोहनजोदड़ो में कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन रहा होगा उस टाइम पे, इसकी एक स्टोन स्टैचू बनाई गई। आप देख सकते हैं कि उसने एक एम्ब्रॉयडर्ड रंग का क्लॉथ लपेट रखा है और उसकी बर्ड्स को कितनी अच्छी तरह, मतलब उसकी दाढ़ी को कितनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो ये मोहनजोदड़ो से दो बेडेड मैन की जो स्टोन स्टैचू है कहां से मिली है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिली है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हड़प्पन सिटीज में मिले। वैसे तो मैंने आपको पिक्चर के रिप्रेजेंटेशन से बता ही दिया, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ज्यादातर जो चीजें आर्कोलॉजिस्ट को मिली है वो या तो पत्थर से बनी है, शेल से बनी है, या मेटल से बनी है। मेटल में कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर मिला है, यानी यहां पे मेटल्स का प्रयोग अच्छा खासा आ चुका था। आपको पता है फ्रेंड्स, पैलियोलिथिक एज आज से 12,000 साल पहले खत्म हो गई थी। उसके बाद मीजोलिथिक एज आई थी। मीजोलिथिक एज में भी हम स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, और ये जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम है ये लगभग 4700 साल पहले का टाइम है, 4700 ईयर्स पहले का टाइम है। उस समय पे मेटल्स का प्रयोग ये लोग करने लगे थे। कॉपर, ब्रॉन्ज का प्रयोग ये लोग टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, बर्तन बनाने में, वेसल्स बनाने में करते थे। गहने बनाने में और वेसल्स बनाने में गोल्ड और सिल्वर का भी इस्तेमाल किया जाता था। बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स भी मिले, ब्लेड्स काटने के लिए, वेट्स मेजर करने के लिए और बीड्स पहनने के लिए। ये कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कि बहुत ज्यादा दिखाती है कि उस समय के लोग कितने स्किल्ड होते थे और उनके कितनी, मतलब समझ सकते हैं, उनको शौक भी था, वो स्किल्ड भी थे और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मॉडर्नाइज्ड वे में बना भी पा रहे थे। आज से कंपेयर मत करिए फ्रेंड्स, हम लोग आज से 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस हिसाब का उस समय पे मॉडर्नाइजेशन रहा होगा। फिर स्टोन से सील बनाते थे हड़प्पन। ये ज्यादातर रेक्टेंगुलर होती थी ये सील्स, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई है फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरीके की ये जो सील है ये हड़प्पन सील है। तो इसको स्टोन से बनाया जाता था। इसके अंदर एक एनिमल भी कार्व होता था। हड़प्पन बहुत सारे पॉट्स भी बनाते थे जिसमें ब्लैक कलर की बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई जाती है। ये पहले आपको दिखाया जा चुका है, पॉट्स मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी दिखाया था, ठीक है। अच्छा, हमने जिन विलेजेस की बात की थी चैप्टर 2 में, खासकर मेहरगढ़ कल्चर की बात कर रहे हैं,
क्या वहां पे मेटल यूज हुआ था? ऑब्वियसली वहां पे मेटल यूज नहीं हुआ था। क्या वहां पे स्टोन की मदद से वे किया जाता था? क्या स्टोन की मदद से वहां वजन किया जाता था? वजन कब किया जाएगा फ्रेंड्स? जब कुछ ट्रेड होगा। क्या उस समय पे ट्रेड हो रहा था? हंटिंग गैदरिंग कल्चर से हम लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में घुस गए थे। अब यहां पे आपको मेहरगढ़ कल्चर को पहले समझना पड़ेगा पूरी तरीके से, तब आप इन क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे। फिलहाल के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढंग से समझते हैं। कॉटन को मेहरगढ़ कल्चर में उगाया जाता था लगभग 7000 साल पहले, और कॉटन के जो बना हुआ क्लॉथ थे वो मिले भी हैं। कुछ मोहनजोदड़ो की साइट्स पे एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। यानी क्लॉथ के कुछ पीसेस, यानी कॉटन के क्लॉथ के कुछ पीसेस सिल्वर वेस की लेड पे या कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स पे मिले हैं मोहनजोदड़ो में। फिर आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्पिंडल वोर्स वीविंग में काम आता है। स्पिंडल वोर्स मिले हैं, टेराकोटा मिला है, फाइंस मिला है। ये थ्रेड को स्पिन करने में काम आते थे। और स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है। मैंने आपको फाइबर टू फैब्रिक में बताया था कि कैसे कॉटन के प्लांट से जो कॉटन निकलता है उसको फैब्रिक में बदलते हैं। तो टेराकोटा, फाइंस और स्पिंडल वोर्स की मदद से स्पिनिंग करके कपड़ा बनाने का प्रोसीजर शायद इनको थोड़ा थोड़ा पता था। आज जिस टेक्निकल एफिशिएंसी से हम कपड़ा बनाते हैं उस एफिशिएंसी से नहीं पता होगा, बट फिर भी एक यार्न को एक कपड़े में बदलने की आर्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को पता थी। अब फाइंस देखते हैं क्या होता है। देखिए, स्टोन या शेल को अगर हटा दिया जाए, स्टोन और शेल नेचुरली नहीं मिलता। फाइंस एक ऐसा मटेरियल जो आर्टिफिशियली मिलता है, इसको बनाते हैं। एक चिपकने वाले गम की मदद से सैंड या पाउडर्ड क्वार्ट्ज को शेप देके एक ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। फिर उसको ग्लेज करके एक शाइनी ग्लासी सरफेस दी जाती है, और वो जो कलर होता है सरफेस का वो ब्लू या सी ग्रीन होता है। और फिर इस फाइंस से बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स और टाइनी वेसल्स बनाए जाते हैं। ये देखिए फाइंस का एग्जांपल दिख रहा है आपको। तो फाइंस इज आर्टिफिशियली मेड, ये याद रखिएगा। तो फाइंस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है, तो यूपीएससी या दूसरे एग्जाम्स में फाइंस आपसे पूछा जा सकता है, प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ज्यादातर चीजें जो आपको दिखती हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको दिखती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो एक स्पेशलिस्ट का काम है। स्पेशलिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जिसको एक तरीके के काम करने में महारत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, पत्थर को काटने के लिए एक स्पेशल आदमी होगा, बीड्स को पॉलिश करने में एक अलग आदमी होगा, सील्स को कार्व करने में एक अलग आदमी होगा, स्कल्प्टर अलग होगा। तो आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, पॉट बनाने वाला अलग होगा। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोग थे। हर एक इंसान से कहा जाता होगा कि आप स्पेशलाइज करके काम करो, क्योंकि इनके काम में इतनी रिफाइंडनेस दिखती है, इतने अच्छे से ये काम किया गया है कि देख के लग रहा है कि किसी स्पेशलिस्ट ने किया है। अब मेरे और आपके जैसे लोग, अगर हम किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट है, मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हूं, तो भले ही मैं अगर एक नेचुरल पेंटर हूं, अगर मैं बचपन से अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा तो मैं एक अच्छी पेंटिंग बना पाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अच्छी पेंटिंग भी बना रहा हूं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहा हूं, अच्छा फुटबॉल भी खेल रहा हूं। ठीक ठाक हो सकता है हर चीज, लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकती। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो परफेक्ट थे अपने काम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से जो इंपॉर्टेंट आदमी की फोटो मिली थी, उसकी बेल्ट देखी, उसकी दाढ़ी देखी, क्या बहुत जबरदस्त तरीके से बना रखी है। उसने जो कपड़ा पहना है वो कितने जबरदस्त तरीके से बना रखा है। तो आप देख रहे हैं ना कि कितने अच्छे से उसके फेस को कार्व किया गया है। फिर से दिखाता हूं, प्रॉपर आदमी लग रहा है, इसकी फेस को कितने अच्छे से कार्व कर रखा है, इसकी दाढ़ी को कितने अच्छे से दिखा रखा है। हो सकता है इसी तरीके का दाढ़ी का फैशन रहा हो उस टाइम पे। ठीक है, हो सकता है दाढ़ी को इस तरीके से काट के फैशनेबल हो, उस तरीके के लोग हम लोग अभी तो बता नहीं सकते, पर हो सकता है उस समय के लोग फैशनेबल रहे हो। कपड़े की डिजाइन कितनी अच्छी बना रखी है स्कार्फ करने वाले पर्सन ने। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के लोग स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, और हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। अब हम ये नहीं जानते कि केवल आदमी ही स्पेशलिस्ट थे या वुमेन भी स्पेशलिस्ट हुआ करती है। हो सकता है दोनों स्पेशलिस्ट हो सकता है वुमेन ही हो सकता है आदमी हो। केवल वुमेन ही स्पेशलिस्ट रही हो, इस बात के चांसेस थोड़े कम हैं। ये हम नहीं बता सकते कि वुमेन मैन दोनों थे या कोई एक था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल्स वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं। जैसे लकड़ी नेचुरली मिलती है, मेटल के ओर्स नेचुरली मिलते हैं, हम बनाते नहीं है, ना इनको फार्मर या हर्डर्स उगाते हैं। और इन रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन का प्रयोग करके एज अ रॉ मटेरियल कपड़ा बनाया जाता है। उसी तरीके से कुछ रॉ मटेरियल हड़प्पा में लोकली अवेलेबल थे। कुछ मटेरियल जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, ये दूसरी जगह से लाने पड़ते थे, ये लोकली अवेलेबल नहीं थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में।
अब देखा जाए तो ये चीजें कहां से आई, तो कहा जाता है कि जो कॉपर है वो हड़प्पन को मिला प्रेजेंट डे राजस्थान में। कुछ लोग कहते हैं कि ओमान से भी आता था कॉपर उस टाइम पे, वेस्ट एशिया में। फिर क्या होता था कि कॉपर के साथ टिन को मिलाया जाता था। ये जो टिन था वो आपका प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से आता था और ईरान से आता था, और टिन और कॉपर को मिलाने से बनता था ब्रॉन्ज। ठीक है। गोल्ड लाया जाता था प्रेजेंट डे कर्नाटका से। कर्नाटका में तो तगड़ी माइंस हैं गोल्ड फील्ड्स की। कौन सी वो गोल्ड माइंस है बताइए कर्नाटका में। फिर प्रेशियस स्टोन्स मिलते थे प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान में। इनफैक्ट अगर आप लोग पिक्चर भी देखते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो गोल्ड है ये प्रेजेंट डे कर्नाटका में कहां से आता है। अभी रिसेंट में एक पिक्चर आई थी जो काफी फेमस हुई थी इससे। ठीक है। फिर प्रेशियस स्टोन्स आते थे प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। फिर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कैसे किया जाता था, ये कार्ड आपको नजर आ रही है। यहाँ पे एक टॉय दिख रहा है आपको, एक हाउ गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। इलस्ट्रेशंस देखिए, एक में टॉय दिख रहा है और दूसरी सील है, तो ये सील दिख रही है, ये एक तरीके का टॉय है। आप सोच सकते हैं कि उस समय पे किस तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे हड़प्पन, कैसे उनके व्हीकल्स हुआ करते होंगे उस टाइम को। देखिए ये चीज जानना कोई बहुत मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। इस सील में आपको क्या नजर आ रहा है फ्रेंड्स? क्या एक बोट नजर आ रही है? तो क्या बोट नजर आ रही है तो इसका मतलब ये भी है कि क्या समुंदर में तैर के जाने की काबिलियत थी इस समय के लोगों के पास? बिल्कुल थी। इस समय के लोग किस तरीके के घरों में रहते हैं, किस तरीके के खिलौने खेलते थे, किस तरीके के व्हीकल का प्रयोग करते थे, इन सब के विजुअल रिप्रेजेंटेशंस आपको गूगल पे बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। वीडियो को साथ देखते देखते पॉज करके आप गूगल में सर्च मार के भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ साथ जब आप इस चीज को पढ़ रहे हो तो एक एनसीईआरटी अपने पास रखिए किताब। ये जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है। इसका प्रयोग करिए, एनसीईआरटी किताब अपने बगल में खोल कर रखिए और साथ साथ उसको पढ़ते भी रहिए। फिर हम बात करेंगे कि लोगों को खाना कहाँ से मिलता था। तो देखिए बहुत सारे लोग सिटीज में रहते थे, कुछ लोग कंट्री साइड में रहते थे। अब सिटीज तो मैंने आपको बता दी, वहां पे सिटाडेल होता था, एक लोअर जगह होती थी। लेकिन क्रॉप्स ग्रो करने वाले जो लोग थे वो कंट्री साइड में रहते थे, बाहर की तरफ रहते थे। वो लोग क्रॉप ग्रो करते थे, एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व थे, एनिमल्स को रेयर करते थे। देखिए रेयरिंग और हर्डिंग को मैं यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री बोल रहा हूँ, वैसे तो रेयरिंग और हर्डिंग बोलोगे आप। तो ये जो फार्मर्स थे वो हर्डर्स थे, ये खाना प्रोवाइड करते थे सिटीज के लोगों को, जैसे क्राफ्ट्समैन को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को। ठीक है। कौन कौन से प्लांट्स उगाते थे हड़प्पन के लोग वो हमको रिमेन से पता चलता है। वो वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, दाल उगाते थे, पीस, राइस, सीसम, लिनसेड, मस्टर्ड। तो काफी सारे क्रॉप्स उगाने की काबिलियत थी इनके पास। इनके पास एक प्लाऊ भी होता था, हल भी होता था, जिससे वो सॉइल को डिग करके उसमें सीड्स डाल के पौधों को उगाया करते थे। जो उनका रियल प्लाऊ लगा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली वुड का बना होगा। अब चूंकि वुड अब तक सरवाइव किया नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ बहुत टॉय मॉडल्स मिले, जैसे कि ये एक टॉय मॉडल आपको दिख रहा है। तो इस तरीके के कुछ टॉय मिले हैं। तो इसको देख के कहा जा सकता है फ्रेंड्स कि उस समय पे लकड़ी के बने हुए ऐसे प्लाउज होते होंगे जिससे गुड़ाई होती होगी खेतों की। तो एक टॉय प्लाऊ है। और आपको पता है कि इस तरीके के जो प्लाउज होते हैं जिनको बैलों में बांध के गुड़ाई की जाती है, आज भी गांव में पाए जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर गुड़ाई ट्रैक्टर से ही होती है। ठीक है। अच्छा एक खास बात यह है कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर फार्मिंग कम्युनिटीज जो है वो केवल मेन ही वहां पे प्लाऊ चलाते हैं, लेडीज ज्यादातर प्लाऊ चलाने में नहीं दिखती है। एग्रीकल्चर के दूसरे प्रोसेस में लेडीज इन्वॉल्व होती है बट प्लाउइंग में इन्वॉल्व नहीं होती है। उस समय पे लेडीज इन्वॉल्व होती थी या नहीं होती थी ये किसी को पता नहीं। ठीक है। फिर इस जो रीजन था हड़प्पन वाला रीजन था, इसमें बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती थी बट बहुत ज्यादा नहीं होती थी। तो एग्रीकल्चर के लिए किसी फॉर्म का इरिगेशन भी इस्तेमाल किया जाता होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली पानी को स्टोर करते होंगे और इनके पास कुछ मैकेनिज्म होगा कि जब प्लांट्स ग्रो कर रहे हो तो फील्ड्स में जाके पानी को डालें। फिर ये हड़प्पन के जो लोग थे वो कैटल को, शीप को, गोट को, बफेलो को रियर करते थे। वाटर और पास्चर की अवेलेबिलिटी सेटलमेंट्स के पास होती थी, उन सेटलमेंट्स के पास जहां पे रहते थे और अपने जानवरों को रखते थे। ड्राई सीजन में जब उनके पास की नदियां अगर सूख जाती होंगी या पॉन्ड सूख जाते होंगे तो बड़े बड़े भेड़ों के झुंड लेके, एनिमल्स के झुंड लेके लंबे डिस्टेंसेस जाया करते होंगे ताकि वो एनिमल्स घास चर सके, उनको घास मिल सके, पानी मिल सके। फ्रूट्स कलेक्ट करते थे ये लोग, बेर पकड़ते थे, फिश पकड़ते थे, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे खाने के लिए। समझ गए? इस तरीके की चीजें उस समय पे हुआ करती थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। एक सिटी है ढोलावीरा, जो कि खुदियार बेत नाम की जगह, जिसको बेत भी बोलते हैं, रण ऑफ कच्छ में है, जहां पे फ्रेश वाटर पाया जाता था और फर्टाइल सॉइल पाया जाता था। तो ये ढोलावीरा है, खुदियार बेत,
धोलावीरा आपको मैप में मैंने ऊपर दिखा रखा है, एक बार आप मैप पे जाके देखिए। खास बात धोलावीरा की यह है कि ज्यादातर सिटीज तो जो थी वो दो भागों में डिवाइडेड थी, धोलावीरा जो थी वो तीन भागों में डिवाइडेड थी। ठीक है, और हर भाग स्टोन वॉल से घिरा हुआ था और हर भाग की अपनी एंट्रेंस होती थी गेटों से। हर भाग में अपना एक ओपन एरिया था जहां पे पब्लिक सेरेमनी होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर तीन भाग हैं तो इस चीज को पूरी तरीके से गेस किया जा सकता है कि हो सकता है उन तीन भाग में तीन अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हो, एक रूलर होंगे, एक शायद हो सकता है ना। अब ये हम नहीं कह सकते कौन होगा क्या होगा, बट इन तीन भागों में इसलिए बांटा गया होगा क्योंकि इन तीनों का कुछ अलग पर्पस होगा। अब वो पर्पस क्या होगा ये आज तक ठीक तरीके से हम लोग जान नहीं पाए। फिर कुछ और फाइंड्स मिली हैं, जैसे कि लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट मिले हैं जो कि व्हाइट स्टोन पे कार्व किए हुए हैं। ठीक है, अब खास बात यह है कि धोलावीरा में जो हड़प्पन स्क्रिप्ट के जो लार्ज लेटर्स मिले हैं जो कि व्हाइट स्टोन से कार्व किए हुए हैं और वुड में कार्व किए हुए होंगे, ये बहुत अनयूजुअल है क्योंकि ज्यादातर जो हड़प्पन राइटिंग मिली है ना वो सील्स पे मिली है। और एक ही दो जगह है जिसमें धोलावीरा एक है जहां पे हड़प्पा के बहुत बड़े बड़े लेटर्स को स्टोन पे भी कार्व किया गया है और स्टोन की मदद से हो सकता है वुड पे भी कार्व किया गया हो। तो ये धोलावीरा की एक खासियत है जो कि बाकी सिटीज से इसको अलग करती है। तो हर सिटीज यूनिफॉर्म नहीं थी, बहुत सारी चीजों में अलग अलग चीजें भी थी और बहुत सारी चीजों में कुछ ऐसी चीजें थी जो हर जगह मिल रही हैं, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। फिर हम लोथल सिटी की बात करें तो लोथल सिटी साबरमती नदी के ट्रिब्यूटरी पे थी, गुजरात में गल्फ ऑफ खंबत के पास थी। ये वो जगह थी जहां बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलते थे, जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स यहाँ पे आसानी से अवेलेबल थे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस सेंटर था जहां पे स्टोन से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, शेल से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, मेटल से ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे। उस सिटी में एक स्टोर हाउस भी था, स्टोर हाउसेस बहुत सिटी में मिले हैं, लोथल में भी था। ठीक है, और इस स्टोर हाउस में बहुत सारे सील्स और सीलिंग्स मिली हैं जिसमें इंप्रेशन ऑफ सील्स है क्ले पे। तो इन स्टोर हाउसेस में हमको बहुत सारी सील्स मिली हुई हैं। यहां पे आप नीचे देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक डॉकयार्ड दिख रहा है। ठीक है, ये जो ह्यूज टैंक को हो सकता है डॉकयार्ड के थ्रू की तरह इस्तेमाल किया जाता हो। यहाँ पे बोट्स और शिप आते होंगे सी से, एक रिवर चैनल के थ्रू यहाँ पे गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती होगी। यानी आप ये देखिए बड़े से टैंक को बनाया गया, पानी है, यहाँ पे एक आउटलेट रहा होगा जहां से रिवर का कनेक्शन दिया होगा, उस रिवर्स के थ्रू बोटें आती होंगी और यहाँ पे आके अनलोड होती होंगी, यहीं से उस पर सामान चढ़ाया जाता होगा और फिर वो रिवर के रास्ते समुद्र से होते हुए दूसरी जगह जाती होंगी। अब बहुत सारी बोटें डूब जाती होंगी क्योंकि उस समय की बोटें छोटी हुआ करती थी, ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, तो उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। फिर एक बिल्डिंग मिली है जहां पे हमको ये कहा जा सकता है कि वो बिल्डिंग एक वर्कशॉप थी बीड्स बनाने के लिए, स्टोन्स के पीसेस बनाने के लिए, हाफ मेड बीड्स बनाने के लिए, टूल्स फॉर बीड मेकिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली। तो एक बिल्डिंग मिली है जहां पे कहा जा सकता है कि बीड बनाने की वर्कशॉप थी, वहां पे बहुत सारे स्टोन के पीसेस मिले हैं, आधी बनी हुई बीड्स मिली हैं, टूल्स मिले हैं बीड बनाने के और कुछ बनी हुई बीड्स भी मिली हैं। ठीक है, सील्स और सीलिंग्स की बात करते हैं। देखिए, सील्स का प्रयोग किया जाता था बैग्स को स्टैंप करने के लिए, पैकेट्स को स्टैंप करने के लिए। जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता होगा तो बैग को पैक किया जाता होगा और उस पैक करने के ऊपर एक सील लगाई जाती होगी। और सील के बंद होने का मतलब यह है कि जिस जगह पे वो पैकेट जाना है वहां पे जब पैकेट पहुंचेगा और वहां पे सील बंद है तो इसका मतलब यह है कि वो पैकेट सेफली आया है और बीच में कहीं खोला नहीं गया है। तो ये सील्स का काम उस समय पे होता था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने जो कौन कौन से कीवर्ड्स देखे, सिटी समझा है, सिटाडेल ऊपरी पोर्शन, रूलर स्क्राइब लिखने वाला, क्राफ्ट्स पर्सन, मेटल, सील, स्पेशलिस्ट, रॉ मटेरियल, प्लाउ, इरिगेशन, ये हमने सब कुछ देखा। हम यहाँ देखते हैं मिस्ट्री ऑफ दैट। लगभग 3900 ईयर्स अगो हमने देखा कि एक मेजर चेंज आना शुरू हुआ। लोगों ने शहरों में रहना बंद कर दिया, राइटिंग, सील्स और वेट्स का प्रयोग होना बंद हो गया, दूर से जो रॉ मटेरियल्स आते थे वो आने बंद हो गए, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर गंदगी जमा होने लगी, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो खराब हो गया, टूट हो गया, जो हाउसेस बने हुए थे वो टूटने लगे। अब प्रॉब्लम यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट को यह समझ में नहीं आया कि 3900 ईयर्स अगो ये प्रोसेस एकदम से कैसे होने लगा। आप सोचिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कितनी मुश्किल से इन चीजों को बनाया होगा क्रोनोलॉजी के हिसाब से। और आज इस बात पे एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि एकदम से ये हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई कुछ 100 सालों में।
ये कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों को पता है कि भैया नदियां सूख गई इसलिए हो गया, कुछ लोगों ने बोला कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ कट गए इसलिए हुआ, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला, अच्छा एक और रीजन बोला गया कि दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। तो फ्यूल की कमी हो गई। फिर एक मिनट, ये जो बेक करने के लिए ब्रिक्स थी और कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए जो आग होती थी कहां से आती थी? वो पेड़ों को काट के आती थी फ्रेंड्स। तो ये कहा गया कि पेड़ इतने ज्यादा काट दिए गए कि अब लकड़ी बची ही नहीं ब्रिक्स को बेक करने के लिए, कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए। तो इसलिए भी ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। फिर ये बोला गया कि बहुत सारे हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप हुआ करते थे, बकरियां हुआ करती थी, गाय भैंस हुआ करती थी, जिन्होंने ग्रीन कवर को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ जगहों पे कहा गया कि भैया बाढ़ आ गई, कुछ जगहों पे, इनफैक्ट यहां पे एक चीज लिखी नहीं है, मैं आपको अलग से बताता हूं। ये कहा गया कि भाई बाद में जब वैदिक सिविलाइजेशन के होर्ड्स आए ना, उन्होंने लड़ लड़ के इनको मार दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को और वैदिक सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में एक लड़ाई हुई और वैदिक सिविलाइजेशन के लोग जीत गए, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग थे, हॉर्सेस का यूज करते थे, और ये हड़प्पा के लोग इनके सामने टिक नहीं पाए। तो नदियां सूख गई, इतने ज्यादा पेड़ काट दिए कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो फ्यूल ही नहीं बचा कॉपर ओर बनाने के लिए, ब्रिक्स को बर्न करने के लिए। शीप्स कैटल ने इतनी ज्यादा ग्रेजिंग कर ली कि पूरा का पूरा ग्रीन कलर उड़ गया, नदियों ने अपना कोर्स शिफ्ट किया, फ्लड्स आ गई। ये कुछ ऐसी वजह दी गई हैं जिसकी वजह से कहा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे 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 खत्म होने लगी। फिर ये भी कहा गया था कि जो रूलर्स थे हड़प्पन सिटीज के, उनका कंट्रोल धीरे धीरे जाने लगा। हालांकि कंट्रोल कैसा हुआ करता था, किस टाइप के रूलर्स हुआ करते थे, किसी को भी पता नहीं है फ्रेंड्स। तो सिंध में जो साइट्स थी, पंजाब में जो साइट्स थी, पाकिस्तान में, उनको अबैंडन कर दिया गया और लोग दूसरी जगहों पे जाके रहने लगे। और 1400 साल बाद, मतलब इसके खत्म होने के 1400 साल बाद नई सिटीज आई जिनके हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा वो है, आप इजिप्ट को अपने एटलस में देखिए। मैं वैसे भी इजिप्ट आपको पिछले वाली वीडियो में मैप के थ्रू दिखा चुका हूँ। ज्यादातर इजिप्ट एक डेजर्ट है, एक बहुत बड़ी रिवर नाइल बहती है इजिप्ट के थ्रू, जिसकी वजह से काफी सारा लैंड फर्टाइल हो गया है, लेकिन ज्यादातर इजिप्ट डेजर्ट है। 5000 साल पहले इजिप्ट में बहुत सारे रूलर्स राज किया करते थे। ये जो रूलर्स थे वो अपनी आर्मी भेजते थे दूर दराज के इलाके में, ताकि वो सोना, सिल्वर, आयोरी, टिम्बर और दूसरे प्रीशियस स्टोन्स को लेके आ सकें। इन रूलर्स ने बड़े बड़े टॉम्ब्स बनाए जिनका नाम है पिरामिड्स। इजिप्टियन पिरामिड्स देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, और जब ये राजा मरे तो इनकी बॉडीज को इन पिरामिड्स में बरी कर दिया गया, प्रिजर्व कर दिया गया, ना इनको जलाया गया, बस इसमें प्रिजर्व करके रख दिया गया। और जब इनको प्रिजर्व करके रखा गया तो उसको बोला जाता है ममीज। तो जब इनको मम्मी बनाया गया तो उनके साथ साथ उनके सारे ऑब्जेक्ट्स को भी इसके साथ बरी कर दिया गया, जैसे कि उनका खाना पीना, कपड़े, बर्तन, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ कर दिया गया। अब दुख की बात यह है कि इनके मरने के साथ साथ आप उनकी चीजों को बरी कर रहे हो तब तक तो ठीक है, जो इनके नौकर चाकर हुआ करते थे ना, उनको भी इनके साथ मम्मीफाई कर दिया गया जिंदा। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या हिसाब रहा होगा। तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इलेबोरेट बरियल्स नोन इन ह्यूमन हिस्ट्री। इन इजिप्शियन पिरामिड्स को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं। और क्या, इजिप्ट का टूरिज्म तो वैसे भी सस्ता है, तो लोग जा सकते हैं। इजिप्ट तो एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया से भी बुरे हालात है उसके, काफी सस्ती है, तो आप देखने के लिए जा सकते हैं, बट पूरे उसके साथ जाइएगा, अपने आप को सेफ करके जाइएगा। वीजा भी बहुत आसानी से मिल जाता है। हालांकि अभी कोरोना वायरस का आउटब्रेक चल रहा है, तो अभी तो कहीं जाना मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज पूछी गई है कि डू यू थिंक दीज किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? एक सिली सा सवाल है, सबको इसका जवाब पता है। यहाँ पे एक इमेजिन करने को बोला गया है कि आप इमेजिन करिए कि आप 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो आप बस इमेजिन करके देखिए कि उस जर्नी में आपके पेरेंट्स अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, और आपने मोहनजोदड़ो में क्या क्या देखा होगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, मोहनजोदड़ो मूवी देख सकते हो, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले शुरू हुआ। सिटीज की शुरुआत भी 4700 साल पहले हुई, जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश कर रही थी। फिर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज का एंड कब शुरू हुआ? लगभग 3900 ईयर्स अगो शुरू हुआ, और दूसरी सिटीज की शुरुआत हुई 2500 साल पहले। इस 3900 ईयर्स अगो से 2500 ईयर्स अगो के बीच में 1400 सालों में क्या हुआ, इसके बारे में अभी भी शोध जारी है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी से अभी लोगों को पता नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई फ्रेंड्स। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो ये सवाल है इनके आंसर्स मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, बाद में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर इनके सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, अगर एक साइजेबल अमाउंट में 500, 700, 1000 लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
काफी सपोर्ट मिलता है। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स के थ्रू बताएं कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।